देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग इस क्लास में स्टार्ट किए थे सेल ऑफ गुड्स অন অ্যাপ্রুভাল বেসিস, ঠিক আছে। বিশালকে আমি জাস্ট এর আগের ক্লাসটা দিয়ে দেবো, একটা ক্লাসই হয়েছে, ঠিক আছে। তো আমি খেয়াল করতে পারিনি, দিয়ে দিলে ভালো, তো অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। तो देखो ये वाला जो टॉपिक था आसान है काफी, ठीक है। वो मतलब किया नहीं हुआ भी है, बाकी लोगों का किया हुआ है क्योंकि सभी फर्स्ट क्लास से थे, खाली विशाल का एक क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, हम दे देंगे। हम एक बार देखो बता देते हैं, हम लोग इलास्ट्रेशन 5 से करने वाले हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 से ये क्वेश्चन करते करते ही हम समझा देंगे कि टॉपिक क्या है हम लोग का। तो इलास्ट्रेशन 5 ये एक्चुअली टॉपिक ऐसा था हम लोग का, देखो यहाँ पर मैंने बताया भी था। ये टॉपिक ऐसा होता है कि हम लोग अगर गुड्स बेच रहे हैं कस्टमर को, तो ना तो वो कैश में बेच रहे हैं, देखो कैश में बेचते हैं तो वो तो डायरेक्ट एंट्री हो जाता है, मतलब डायरेक्ट उसका कुछ, हमें ऐसे सोचो नॉर्मल एंट्री क्यों, अगर हम लोग किसी को कैश में कुछ सेल कर देंगे तो हमें उनसे क्या लेना देना, मतलब हमें तो कुछ याद रखना ही नहीं है, ठीक है। हमें, हम लोगों ने कुछ बेच दिया, हमें पैसा मिल गया। क्रेडिट में बेचते हैं तो कस्टमर को नोट डाउन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, याद रहना चाहिए कौन से कस्टमर को कब कितना क्रेडिट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कस्टमर को हम लोगों ने प्रोडक्ट दिया है और उनसे ये बोला है कि आप ये प्रोडक्ट रखो, आप 15 दिन बाद मुझे बताओ आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा लगा तो रखो, नहीं लगा तो वापस कर दो, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम के अंदर बताना है। अगर आप स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं बता पाते हो तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो सेल हो गया, ठीक है। ये था मेन चीज, जिसमें 3 तरह का अकाउंटिंग होता था। एक था कैजुअली, ठीक है, एक था फ्रीक्वेंटली, एक था न्यूमरसली। जिसमें हम लोग कैजुअली वाला कर रहे थे, अभी भी उसमें 3 क्वेश्चन है। तो कैजुअली वाला मतलब, कैजुअल मतलब जो ऐसा सेल, मतलब ऐसे सेलर जो अपना गुड्स नॉर्मली कैश क्रेडिट पे ही बेचते हैं, लेकिन कभी कभार फ्यू, बहुत कम ऐसा होता है कि वो कस्टमर को ऐसा ऑफर करते हैं कि गुड्स को अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे बेचना, ठीक है। कस्टमर को गुड्स अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे बेचते हैं, क्योंकि वो कभी कभार ऐसा करते हैं, बहुत ही कम। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे सेल को भी नॉर्मल सेल ही मान लेते हैं, नॉर्मल क्रेडिट सेल मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे सेल को भी नॉर्मल क्रेडिट सेल मान लेते हैं, लेकिन उसमें हमें कैसे एंट्री करना है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। वही हम लोग कर रहे थे, उसमें बस 4 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग और भी 3 क्वेश्चन है वो करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद जो है वो वाला करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला है क्ले कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर टू डीलर्स, ठीक है, टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। देखो ये पॉइंट भी मैंने बोला था एक्चुअली, अभी ऑनलाइन में अगर देखोगे तो ये कस्टमर को भी ऑफर कर दिया जाता है डायरेक्टली, रिटेलर कर सकता है कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। जैसे हमारे पास रिटर्न का एक पॉलिसी रहता है ना कि 15 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर जैसा जो प्रोडक्ट होता है हम लोग रिटर्न कर पाते हैं, लेकिन पहले ये चीज वैलिड होता था मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, ठीक है, इनके अंदर होता था। जो भी होता, यहाँ पर बोला है देखो ये गैस कंटेनर को भेजा है इन्होंने सेल और रिटर्न बेसिस पे, किसको, इन्होंने अपने डीलर को, ठीक है, मतलब जो इनका गैस रखते हैं, मतलब इन इस कंपनी का गैस रखते हैं, गैस कंटेनर। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। अब जैसे ही बोल रहा है कि इनको भेजा गया है सेल और रिटर्न बेसिस पे, मतलब डीलर को ये बोला गया है आप ये वाला गैस कंटेनर रख के देखो, अगर बिक जाता है तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो वापस लेके चले जाएंगे, मतलब सेल और रिटर्न बेसिस पे है, पर एकदम एग्जैक्ट सेल नहीं है, लेकिन इसको ट्रीट एक्चुअल सेल्स कर रहे हैं। मतलब ये जो कंपनी है ये कभी कभार ऐसा सेल करती है, फ्यू, तभी इसको बोला है एक्चुअल सेल्स की तरह ट्रीट करना है। एंड आर पास थ्रू डे बुक, और इसका एंट्री डे बुक के थ्रू से पास कर देना है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 गैस कंटेनर विच कॉस्ट देम 900 each हैव बीन सेंट टू द डीलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। तो बोल रहा है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, क्वांटिटी बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले इन्होंने 100 गैस कंटेनर जो कि 900 कॉस्ट है, कॉस्ट बोला है, कॉस्ट मतलब इनका कॉस्टिंग पड़ता है 900 इस गैस कंटेनर को। अब ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि किसी से खरीद के डीलर को सप्लाई करे, वैसा तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो 100 गैस कंटेनर जो है वो 900 कॉस्ट होता है, ये भेज दिया इन्होंने अपने डीलर को सेल और रिटर्न बेसिस पे। एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 1200 ईच, मतलब 900 वाला जो गैस कंटेनर है वो 1200 में अपने डीलर को इन्होंने दे दिया है। मतलब ये जिनसे खरीदते हैं या फिर अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो इनका कॉस्ट पड़ता है 900, ये 1200 में डीलर को सप्लाई किया है। मतलब यहाँ पर कितना प्रॉफिट लगा के सप्लाई किया है इन्होंने,
₹300, ठीक है। आउट ऑफ विच 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड एट 1500 ईच। अब गैस कंटेनर 1500 में बिक गया कितना? 20। अब ये कैसे हो सकता है कि 1200 गैस कंटेनर 1500 में बिक गया? इसका भी मैंने लास्ट दिन बोला था। मतलब मान लो कि जब इनको ऐसा लगा कि हाँ हम लोग खरीदेंगे ऐसा गैस कंटेनर, डीलर को लगा, तो डीलर ने जब अप्रूवल के लिए फोन किया या फिर किसी तरह से कम्युनिकेट करने का कोशिश किया, तो ये कंपनी जो है, क्ले कंपनी, इन्होंने बोला देखो हम बेच तो देंगे आपको, लेकिन एक ही चीज है, बस मुझे क्या करना है, मुझे 1200 में अभी और नहीं बेचना है, मुझे तो 1500 में बेचना है, आपको लेना है लो, नहीं तो मत लो। तो अगर ये रेडी हो जाते हैं खरीदने के लिए तो 1500 में भी सेल हो सकता है, ठीक है। मतलब दूसरा ऑफर हो गया कि मार्केट में इसका बहुत ज्यादा डिमांड, ऐसा हो सकता है। तब क्या हुआ ना, पहले ऑफर जब किया था 1200, अब जब अप्रूवल आ रहा है बोल रहे हैं देखिए, तब तो आप नहीं बोल रहे थे, मैंने तो जबरदस्ती आपको बोला लेके जाइए, बिकेगा अच्छा है। अब 1200 में आपको बेच नहीं सकते, हम 1500 में बेचेंगे। मतलब ऐसा कुछ तो स्टोरी हुआ होगा, तभी 1200 जो है 1500 हो गया है। मीन्स मार्केट में डिमांड हुआ होगा अच्छा खासा, इसीलिए, और इन्होंने खरीद भी लिया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बोल रहा है कि अगर इस कंपनी को अपना पीएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो ये कैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी, ये पूरे ट्रांजैक्शन का ये पूछा गया है, ठीक है। देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 5। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम दे दिया, जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। क्योंकि ये जर्नल बेस्ड चैप्टर है तो तुम लोग को फॉर्मेट ठीक तरह से मेंटेन करना होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि इन्होंने कितना सेल किया है, 100 गैस कंटेनर 1200 ईच करके इन्होंने सेल किया है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें से कितना सेल हुआ है? 20 गैस कंटेनर सेल हुआ है। हम लोग को बोला गया है कि पीएल अकाउंट, पीएल और बैलेंस शीट बनेगा, इस हिसाब से हमें एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, देखो यहाँ पर एंट्री जो है फॉर द पर्पस, मतलब एक्चुअली हमें ईयर एंड का एंट्री करने बोला है। बाकी तुम लोग पूरा एंट्री चाहो तो कर सकते हो, हम लोग पूरा एंट्री करके भी कर सकते हैं। जैसे देखो, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसका डेट नहीं पता है, 100 गैस कंटेनर भेज दिया गया था सेल और रिटर्न बेसिस पे 1200 करके, तो हमें नहीं पता, डेट तो हमारे पास एक्यूरेटली नहीं है, तो हम लोग ऐसे एंट्री कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, क्रेडिट सेल होगा ना, क्योंकि इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, जब कोई मतलब सेलर फ्यू फ्यू ऐसे ट्रांजैक्शन करता है तब उसको एक्चुअल सेल्स ट्रीट करता है। तो ये एक्चुअल कैसा सेल है? एक्चुअली तो दो तरह का सेल हो सकता है, कैश क्रेडिट, ये क्रेडिट वाला है, ठीक है, क्योंकि जब पसंद आएगा तब पैसा मिलेगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट होता है, उसके जगह मैंने ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, और यहाँ पर हो जाएगा टू सेल्स, ठीक है। कितने सारे कंटेनर भेजे हैं? 100 गैस कंटेनर, ठीक है। अब इसका एंट्री कितने से होना चाहिए? सेल तो 1200 में हुआ है, ये कंपनी ने 900 का कॉस्ट में इसे परचेस किया था, बट सेल तो किया है 1200 में। तो यहां पर एंट्री हो जाएगा कितने से? 12,000 से, ठीक है। 12,000 से एंट्री हो गया, सॉरी 12,000 नहीं, 1,20,000 से एंट्री हो गया। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हुआ देखो, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड। तो इसमें से सोल्ड मतलब क्या? सोल्ड मतलब उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया कि हाँ मुझे लेना है, लेकिन कितना लेना है? 100 में से 20 लेना है। लेकिन उतने में ये कंपनी ने काउंटर ऑफर कर दिया कि 1200 में तो अब नहीं बेचेंगे, लेना है तो 1500 में लो, और इन्होंने एग्री किया होगा, तभी बोला है देखो सोल्ड एट 1500। तो इसका मतलब
अगर सेल हो गया है, सेल का एंट्री तो हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है, सेल हो गया है तो सेल का एंट्री करने का तो और जरूरत नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी सेल का एंट्री हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जो सेल हुआ वो तो 1,20,000 का नहीं हुआ, वैसे भी 100 यूनिट नहीं बिका, बिका कितना है 20 यूनिट, और एक एक यूनिट 1500 करके बिका है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जितने से ज्यादा ज्यादा सेल प्राइस हम लोग जितना ले रहे हैं उतने का और भी सेल दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल सा बात है ना, जैसे मान लो एक चीज 10 रुपीज का था जब मैंने अप्रूवल बेसिस पे किसी को दिया था, अब हम बोल रहे हैं, जैसे लास्ट दिन भी एग्जांपल ले रहे थे, मान लो मैंने तुम लोगों को एक 10 रुपीज का पेन दे दिया, ठीक है, अप्रूवल बेसिस पे, बोला अच्छा लगा तो रख लो, वन वीक बाद मुझे बताओ और फिर ये हम तुम्हें मतलब एक्चुअल सेल्स ट्रीट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तुम लोग को ऑफर कर दिया, तो मैंने लिख दिया डेटर्स अकाउंट डेबिट, मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दिखा दिया कि मैंने एक 10 रुपए का पेन दिया। अब तुम लोग को अच्छा लगा वो पेन, तुम लोग बोल रहे हो ठीक है मुझे खरीदना है, तो मैंने बोला देखो अब हम 10 नहीं, मुझे 12 रुपए चाहिए तभी हम बेचेंगे। अगर तुम लोग एग्री हो जाते हो तो मुझे एंट्री क्या करना चाहिए, मुझे फिर से एंट्री करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक बार तो 10 रुपए का एंट्री किया है, फिर से क्यों एंट्री करें, फिर से इसलिए एंट्री करेंगे क्योंकि मुझे इसमें 2 रुपीज ज्यादा दिखाना है ना। अब ये तो मैथ है नहीं कि हम यहाँ पर +2 करके इसको काट के 12 कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। एंट्री तो एंट्री, एक बार तो पास हो गया। अब इसमें अगर अपडेशन लाना है तो हम क्या करेंगे, अपडेशन क्या है, मेरा सेम सेल को मुझे 2 रुपीज से इंक्रीज करना है, तो मेरा डेटर भी 2 रुपीज से बढ़ेगा क्योंकि मैंने 2 रुपए ज्यादा लेना है तुम लोगों से, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 12 नहीं 2 लिखना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली ये 12 दिखेगा। और 2 मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, सेल्स भी 2, मतलब 2 रुपीज से सेल भी इंक्रीज करेंगे, 2 रुपीज से डेटर को भी इंक्रीज करेंगे, तब तो जाके 12 रुपीज का एंट्री रिकॉर्ड होगा। अब इसको काट के तो 12 कर नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना रेक्टिफाई होता है, इसको काट के नहीं कर सकते ना। बाद में हम लोगों ने पहले इसको इतने से रिकॉर्ड किया था, अब हम बोल रहे हैं 12 रुपए में बेचेंगे, तो हमें 2 रुपीज का फिर से एंट्री करना पड़ेगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी हमें एंट्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें क्या एंट्री करना चाहिए बोलो, कितने से एंट्री करेंगे। एंट्री तो तुम लोग को पता चल गया, अभी तो मैंने बताया, डेटर की जगह तुम लोग ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे, बस इतना ही फर्क है। बोलो क्या एंट्री करना चाहिए, कितने अमाउंट से, बोलो 30,000। 30,000 कितना करके ज्यादा हो रहा है एक एक पे, 300 हाँ, और कितना सारा बिका है और वो भी तो देखना पड़ेगा ना। 6,000। हाँ 6,000 होगा, है ना। पूरा 100 पे मत करो, 100 थोड़ी ना सेल हो रहा है, सेल तो 20 हो रहा है, 20 यूनिट सेल हो रहा है, ठीक है, 20 यूनिट सेल हो रहा है, और एक एक पे हमें और भी 300 का सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि 6,000, ठीक है, 6,000। तो ये वाला देखना है, हम लोग 100 अगर कर देंगे तो हम लोग पूरा सेल दिखा देते हैं ना, जबकि पूरा सेल तो नहीं हुआ है, ऐसा तो कोई कंफर्मेशन आया नहीं है हमारे पास। बीइंग द एडजस्टमेंट for excess price of 20 gas containers at the rate of 300 each, ठीक है। तो ये सब देखो हम लोग नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे, नया तो कुछ चीज है नहीं वैसे, ठीक है, जस्ट ट्रीटमेंट हमें समझना है कि कैसे करना पड़ेगा, बाकी इसमें क्या है, कुछ नहीं, हम लोग जर्नल एंट्री जो सीखते हैं 11 में वही हमें यहाँ पर दिखाना है कैसे होगा। अच्छा, अब क्या हो गया है, अब हमारा ईयर एंड आ गया होगा, ईयर एंड आ गया है तो हमें अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, 100 में से 20 बिक गया कंफर्म है, लेकिन जो रिमेनिंग 80 गैस कंटेनर है उसके बारे में हमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। हो सकता है स्पेसिफाइड डेट नहीं आया, तो हम कस्टमर को तो डिस्टर्ब कर नहीं सकते हैं, डीलर को, कि बता दीजिए बाकी लेना है नहीं लेना है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हो तब करते क्या हो, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हो तब वहां पर ओपनिंग स्टॉक और परचेस लिखते हो, और वो ओपनिंग स्टॉक और परचेस का 2 कंडीशन हो सकता है, या तो वो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक था जो मैंने परचेस किया था, यानी माई टोटल स्टॉक जो है मेरा, वो या तो सेल हो सकता है या तो क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। सोचो अगर पूरे साल में हम लोगों ने जो भी फिनिश गुड्स रखा हुआ है अपने गोडाउन में बेचने के लिए अपने शॉप में, उसका तो 2 ही सिचुएशन हो सकता है राइज, या तो वो बिक गया है और जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक में है। तो यहाँ पर भी मेरे पास 100 गुड्स था जिसमें से 20 सेल हो गया है कंफर्म, तो बाकी 80 को मुझे क्या दिखाना चाहिए, जो सेल नहीं हुआ उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ, ठीक है दिखा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास नहीं है, किसके पास है, कस्टमर के पास है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक जब लिखेंगे यहाँ पर मुझे क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर लिखना पड़ेगा,
पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन ये। और दूसरा ये है कि ये क्लोजिंग स्टॉक 80 यूनिट्स का बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ना 100 यूनिट्स का ही सेल रिकॉर्ड कर दिया है, जो कि हम लोग ट्रेडिंग में तो वैसा नहीं करते ना। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सोचो, तो हम लोग थोड़ी ना ऐसे करते हैं, जितना सेल होता है उतने का ही दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, इस तरह से भी सोच सकते हैं, जैसे मान लो 10, कोई भी 10, मान लो 10 पेन्स है, ठीक है। 10 पेन्स हम लोगों ने 10 रुपीज से खरीदा था, टू परचेस बोल के, देखो यहाँ पर दिखा दिया मैंने, 100 रुपीज का पेन खरीदा था। अब इसमें से मान लो 8 पेन सेल हो गया 12 रुपए करके, तो ये कितना हो जाएगा 96। तो बाकी बच गया कितना 2, उसका कॉस्ट कितना होगा 10 रुपीज करके 20, ठीक है। और यहाँ एक एक पेन पे 2 रुपीज का प्रॉफिट है, तो जीपी कितने का रिकॉर्ड होगा 8 पेन पे 2 रुपीज करके 16। दोनों साइड देखो टोटल जो है हम लोगों का टैली कर जाएगा। यही तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है। यहाँ पर मैंने कॉस्ट में रिकॉर्ड किया मेरे पास कितने स्टॉक है। अब पेन हो जो भी हो, ये हो गया नंबर और ये हो गया उसका प्राइस एट द रेट, ठीक है, जो भी चीज हो। तो अगर 10 रुपए का 10 चीज था तो 100 रुपीज का हमारे पास टोटल स्टॉक था, जिसमें से मैंने 8 स्टॉक सेल कर दिए 12 रुपए में, क्योंकि प्रॉफिट लगा के ना बेचेंगे, जिसमें खरीदे उसमें क्यों बेचे, ठीक है। और यहाँ पर 96 हो गया, इसमें पर पेन पे 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया 16, और जो नहीं बिका उसको मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, ये ठीक था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे स्टॉक को हम लोग सेल दिखा दे रहे हैं, और हमें ये पता भी नहीं है कि ये सारा स्टॉक बिकेगा कि भी नहीं बिकेगा, क्योंकि तो अप्रूवल वाला है। तो पता चल गया 20 सेल हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है 20 सेल हो गया, तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाने के लिए उसको हम सेल तो नहीं दिखा सकते, एक ही चीज को हम क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल दोनों कैसे दिखाएंगे। जो 80 कंटेनर्स है वो तो ऑलरेडी सेल के हिसाब से रिकॉर्डेड है, तो हम एक ही स्टॉक को सेल भी बताएंगे, एक ही स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है ऐसा बताएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसे तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक ही दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा, अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए दिखाएंगे ताकि हम अपना फाइनल अकाउंट्स बना सके, क्योंकि एक ही स्टॉक को हम सेल और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखा सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले सेल को कैंसिल कर देंगे उतने का जो स्टॉक का अभी तक मुझे अप्रूवल नहीं मिला है, बट अभी भी टाइम पीरियड बाकी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल के हिसाब से रिकॉर्डेड था। कितना कैंसिल होगा 80 कंटेनर का वैल्यू, रेट बताओ कितने रेट से मुझे कैंसिल करना चाहिए। सेल जितने से सेल कैंसिल कर रहे तो सेल के रेट पे ही ना कैंसिल होना चाहिए, बोलो कितने पे कैंसिल होगा। 120। हाँ 120 या 1200, शायद 1200, ठीक है 1200 से होगा। इसको 1500 मत कर दो, जो अप्रूवल के लिए कम्युनिकेट किया गया था उसको हम लोगों ने 1500 में सेल कर दिया, बट इसके लिए तो अभी तक हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं है ऐसा, तो जितने में रिकॉर्ड था उतने से ही कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का 96,000, ठीक है, ये हम लोग का हो गया 96,000 बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री for sale in respect of 80 gas container at the rate of 1200 each, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का क्या हो गया, एक्चुअली 100 सेल के जगह अभी 20 सेल ही दिख रहा है, क्योंकि 80 का रिवर्स एंट्री कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सेल नहीं हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक हुआ। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज ही लिखेंगे, इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना, तो ऐसे होगा। अब कितने से रिकॉर्ड होगा 80 कंटेनर। अब बोलो स्टॉक का वैल्यू किससे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। कॉस्ट कितना है 1200, एनआरवी कितना है, फिलहाल तो एनआरवी देखो दो हो सकता है, एक तो ये नहीं ये कॉस्ट 1200 नहीं है, सॉरी कॉस्ट कितना है 900, कॉस्ट 900 है, एनआरवी दो चल रहा है, एक तो पहले का ऑफर 1200 है और एक दूसरा ऑफर 1500 भी हुआ है, लेकिन सेकेंड लॉट में कैसे बिकेगा वो अभी तक नहीं पता। ये करेंट मार्केट प्राइस है, जो भी हो हमें कॉस्ट में रिकॉर्ड करना होता है, मतलब हमें कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड करना होता है, विच एवर इज लोअर हमेशा
जो लोअर वैल्यू होता है उस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच से होता है। तो ये 900 से रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72,000, ठीक है। तो ये इसका एंट्री लिखो, मतलब नैरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ cost of 80 container lying with customers awaiting for approval। तो ये मेन थीम है, ठीक है, इस तरह से ही सारा क्वेश्चन होता है इसमें। अच्छा, इलस्ट्रेशन 6 देखो, ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 ईच टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो कॉस्ट है 200 करके, ये कंपनी जो है ये डायरेक्टली कस्टमर को देती है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, मतलब कस्टमर को ऐसा ऑफर करती है, अच्छा लगे तो रखिए और नहीं लगे तो रिटर्न कर दीजिएगा, लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स। अब एक्चुअल सेल्स ट्रीट करते हैं, मतलब इसको डेटर टू सेल्स यानी ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स दिखा देंगे, क्रेडिट, क्योंकि पैसा देके तो कोई लेके नहीं जा रहा है, and are passed through day book just before the end of the financial year on March 24 2020। मतलब 31 मार्च को ईयर एंड होता है, जस्ट उसके कुछ दिन पहले यानी 24 मार्च पे क्या हुआ है, 300 such accounting machines were sent out at invoice price of 280। अब इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, एक्चुअली इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 280 करके जिसका इनवॉइस प्राइस था वो 300 सच अकाउंटिंग मशीन्स वेर सेंट आउट एट इनवॉइस प्राइस, आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर 250 ईच। तो बोल रहा है कि 300 मशीन्स भेजा गया था 24 मार्च को, उसका मतलब प्राइस सेल प्राइस रखा गया था 280, जिसमें से 90 मशीन्स कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, बट कस्टमर बोल रहे हैं हम लेंगे लेकिन 280 में नहीं लेंगे, अगर 250 में देंगे तो ले लेंगे। एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थकमिंग, मतलब 250 में इन्होंने बेच दिया होगा, ठीक है। अब कस्टमर ने बोला ले तो लेंगे लेकिन 250 लगाओगे तो ले लेंगे, तो इन्होंने हाँ बोला होगा, तभी जाके ये सेल हो गया 250 में, और बाकी का अभी तक कुछ नहीं पता, ठीक है, बाकी का अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा, मतलब सेल हुआ है कि नहीं हुआ। 300 में से 90 कंफर्म हो गया है सेल, ठीक है, बाकी जो बचा यहाँ पर उसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया। सो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमें फाइनल अकाउंट्स के लिए एंट्रीज प्रिपेयर करके देना है। तो देखो कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड जर्नल एंट्री, लेकिन तुम लोग एग्जाम में कुछ भी ऐसे शॉर्टकट मत यूज करो, ठीक है, अगर हम कभी भी करते हैं तो तुम लोग को लेकिन नहीं करना है शॉर्टकट का कोई वहां पर, लेकिन वैल्यूज नहीं रहेगा, शॉर्टकट बिल्कुल यूज नहीं करना है इस तरह का, जैसे मैंने ये जर्नल एंट्री के लिए किया है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब 24 मार्च का हम लोग एंट्री कर सकते हैं, वैसे हमें बोला है कि 31 मार्च के लिए जो भी एंट्री रिक्वायर्ड है वो करो, लेकिन हम लोग 24 मार्च का भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 24 मार्च का हम लोग एंट्री कर देते हैं जब हम लोगों ने सेल किया है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कितना सेल किया है, 300 अकाउंटिंग मशीन 280 करके, तो 300 इंटू 280, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 84,000, ठीक है। हम और नैरेशन नहीं लिख रहे, तुम लोग नैरेशन लिख पाओगे, लेकिन जर्नल बेस्ड चैप्टर में नैरेशन लेकिन लिख के आना है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि टाइम नहीं बच रहा है तो एंट्री पूरा करके आना है, नैरेशन नहीं भी लिखोगे चलेगा, मतलब क्या नंबर कटेगा, लेकिन तुम लोगों को नैरेशन हमेशा लिखना है, लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो पूरा करके आना है, चाहे नैरेशन ना लिखो तो फिर भी एक नंबर तो मिलेगा, ठीक है। तो 84,000 हो गया।
अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखो बोल रहा है कि 90 मशीन्स एक्सेप्ट हो गए, तो जो एक्सेप्ट हुए हैं वो उसका यहाँ पर देखो ऑलरेडी सेल रिकॉर्डेड है, बट एक्सेप्ट जो है ना वो प्राइस और ऑफर प्राइस एज इट इज नहीं है। ये 28 का ऑफर प्राइस था जबकि एक्सेप्ट हुआ है 250 में, मतलब 30 रुपीज पर जो क्या है ये वाला क्या मशीन्स, 30 रुपीज पर मशीन्स पे कम हुआ है। तो हमें सेल कम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, सेल हमें कम करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सेल कम हो रहा है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन कितने से कम होगा, अमाउंट बोलो। ये ऐसे थोड़ा सा लिख देते, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, बोलो कितने से एंट्री होगा, कितना करके एक एक स्टॉक हम लोग का एक एक मशीन्स का वैल्यू कम हो गया। सेल कितना मशीन हुआ है, 90 मशीन्स, और एक एक मशीन्स पे कितने करके वैल्यू कम हो गया है। ऑफर प्राइस था 280, ये देखो, लेकिन एक्सेप्ट हुआ है 250 में, मतलब 30 रुपीज करके एक 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 मशीन्स पे वैल्यू कम हो रहा है, यानी 2700 रुपीज का सेल हमें कम करके दिखाना है जितना मशीन सेल हुआ है उस पे, यानी 90 मशीन्स का वैसे तो होना चाहिए था 90 इंटू 280 जो होता है वही, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ही इस 300 में 90, तो इसीलिए हमें अलग से, और 280 का तो जरूरत है, वैसे भी 280 पे तो हो नहीं रहा है, हम लोग 250 का रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 250 मतलब 280 तो ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्डेड है ही, ये 300 में 90 तो इंक्लूडेड है, लेकिन उसमें से अगर कम किया जा रहा है तो सेल हमें कम करके दिखाना पड़ेगा। तो सेल एक्चुअली कितना हो रहा है, 2700 से कम हो जा रहा है, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर रिडक्शन इन सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस कम होने के वजह से हम लोगों ने एडजस्ट करके दिखाया कि जो सेल्स हुआ वो इतना कम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला था, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि बाकी के लिए कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, तो बाकी के लिए अगर रिपोर्ट नहीं आया है तो इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो 31 बाकी के लिए जो रिपोर्ट नहीं आया उसके लिए हम लोग पहले उस सेल्स को कैंसिल करके दिखाएंगे, क्योंकि स्टॉक को सेल भी दिखा देंगे और वो सेल नहीं है, मतलब सेल है कि नहीं कंफर्म नहीं है, तो उसमें जीपी ज्यादा स्टोर हो जाएगा ना। अगर हम लोग ये सेल दिखाएंगे तो जब ट्रेडिंग बनाएंगे तो हम लोगों का सेल कितने से रिकॉर्ड हो जाएगा पता है, 300 यूनिट का सेल रिकॉर्ड हो जाएगा, बट हुआ तो है 90 यूनिट सेल, ठीक है। तो इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा, तो हम लोग 300 यूनिट का सेल नहीं दिखा सकते, 90 का दिखा सकते हैं, और बाकी जो 210 है उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, लेकिन ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर रखे हैं तो इसको पहले कैंसिल करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। नैरेशन लिखना जरूरी है क्योंकि देखो ये देखने में तो रिटर्न एंट्री के तरह भी लगता है, लेकिन ये रिटर्न एंट्री नहीं है, कैंसिलेशन है, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बस इतना ही लिख रहे हैं, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बाकी तुम लोग यहाँ से लिख सकते हो क्यों ओरिजिनल एंट्री को कैंसिल किया गया है, ताकि हम लोग उस स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक दिखा सके। तो ओरिजिनल एंट्री में से कितना हमें कैंसिल करना पड़ेगा, 90 तो नहीं करना पड़ेगा, 90 यूनिट, क्योंकि 90 यूनिट हम लोग का कंफर्म सेल है, तो जो कंफर्म सेल नहीं है उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, तो 210 यूनिट का सेल को कैंसिल करेंगे, और ये जितने से रिकॉर्डेड था उतने से ही कैंसिल हो जाएगा। तो 280 पर मशीन्स रिकॉर्डेड था तो इंटू 280 करेंगे तो पता चल जाएगा, 210 इंटू 280, 58,800 हो जाएगा, ठीक है। और ये 210 कैसे आया, सिंपल इस तरह से देखो, 300 में से 90 यूनिट्स, ठीक है, ये सेल हो गया। अब ये हम लोगों ने सेल कैंसिल कर दिया, तो सेल नहीं हुआ तो स्टॉक क्या हुआ होगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च को। इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक है। तो कितना स्टॉक है कस्टम मतलब कितना स्टॉक है जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है जिसका अप्रूवल नहीं आया है, यानी 210 यूनिट, ठीक है, 210 यूनिट। अब इसका रिकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट कितना है
200 करके है, ठीक है। एनआरवी कितना है, 280 लगाया गया था, बाद में उसका एक पार्ट 250 में बिका है, ठीक है। लेकिन अभी तक बाकी पार्ट हम लोग 250 में बेचेंगे ऐसा तो बोला नहीं है, तो हम लोग अगर एनआरवी 280 भी मान के चलते, फिर भी विच एवर इज लोअर में तो हमारा 200 ही आता है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हम लोग को 200 लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट में रिकॉर्ड होता है तो 200 में हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया 42,000 being the cost of 210 machines accounting machines at the rate of 200 each adjusted against trading account। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 7, ये थोड़ा सा अलग है बोलने से सेम कंसेप्ट है, बट इसमें हमें एक बैलेंस शीट वगैरह भी बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर। अब जैसे ही फ्यू कस्टमर को भेज रहा है, मतलब वो कैजुअल सेल इसको ट्रीट करेगा, मतलब नॉर्मल जो हम लोग सेल का एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल का, वो एंट्री करता है ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन एंड इंक्लूड सेम इन सेल्स अकाउंट। वही बोला है देखो, नॉर्मली क्रेडिट सेल करता है तो भी सेल्स अकाउंट में दिखा देता है, और अप्रूवल बेसिस पे सेल करता है तो भी सेल्स अकाउंट में दिखा देता है, क्योंकि यही तो कंसेप्ट था। अगर फ्यू कस्टमर को बेचेगा तो वो नॉर्मल सेल की तरह ही ट्रीट करेगा। ऑन 31 मार्च 2020 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस का मतलब है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट में दिखता है वो है 1 लाख, which includes 7,000 goods sent on approval against which no intimation was received during the year, ठीक है। तो जब 31 मार्च, ठीक है, 2020 का अगर बैलेंस शीट देखते हैं, तो ये एसेट साइड, ये लाइबिलिटी, ये एसेट साइड। एसेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर दिख रहा है 1 लाख, इसमें से कितना रिसीवेबल, मतलब और अप्रूवल बेसिस वाला गुड्स था, मतलब सेल था 7,000, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में किसी तरह का अप्रूवल अभी तक नहीं आया है पूरे साल भर में। दिस गुड्स वेर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा में इसको भेजा गया है, तो कॉस्ट से तो ज्यादा में भेजेंगे, और जितना ज्यादा होता है वही प्रॉफिट होता है। मतलब अगर 100 रुपीज का कोई भी प्रोडक्ट रहा होगा तो उसे 125 में भेजना है, ठीक है। 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट का मतलब वही होता है, क्योंकि 25/100, ठीक है, ये हो गया अबव कॉस्ट का पोर्शन यानी प्रॉफिट, और ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। तो किसको किसको भेजा गया था ये 7,000 का गुड्स, मिस्टर एक्स को 4,000, मिस्टर वाई को 3,000, तो दोनों को मिला के 7,000 हो जाता है। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। तो दोनों का ही कुछ ना कुछ हमारे पास कम्युनिकेशन हो चुका है। एक्स ने 30th अप्रैल को वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, बट ईयर एंड कब हुआ है इनका, फाइनेंशियल ईयर, वो तो 31 मार्च को हुआ है। तो अगर 30th अप्रैल को बता रहे हैं तो मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को तो पता नहीं, उनको क्या पता कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो उन्होंने पहले तो इनके सेल को नॉर्मल सेल ही ट्रीट किया, बट जब अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया और मिस्टर एक्स ने कुछ बताया नहीं और स्पेसिफाइड टाइम भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ, तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए अगर इसको सेल दिखा देते तो इसके अगेंस्ट में जीपी रिकॉर्ड होगा। बाई चांस अगर मिस्टर एक्स ना बोल देते तब क्या होगा, तो फिर क्या करना है, सेल को कैंसिल करो। ऐसा सेल जिसका कंफर्मेशन नहीं, उसको सेल दिखाओ ही मत, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। नहीं बिका तो क्लोजिंग स्टॉक, बट ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास है, इसका ट्रीटमेंट ऐसा होगा। और मिस्टर वाई, उन्होंने रिटर्न कर दिया है गुड्स को 10th अप्रैल, तो इसका क्या होगा, ये हम एंट्री करते हुए तुम लोगों से ही पूछेंगे कि इसका क्या होगा। मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दिस आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। अब ये आइटम्स बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा 31 मार्च 2020 को। सो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 20, अप्रैल मंथ में जो एंट्रीज होगा वो दिखाओ। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज 60,000। बोल रहा है कि यहाँ पर जैसे ट्रेड रिसीवेबल बताया, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 60,000। अब हमें बैलेंस शीट एक प्रिपेयर करने के लिए बोला है और एंट्रीज दिखाने के लिए बोला है, तो देखो कैसे होगा।
इलास्ट्रेशन 7, ठीक है। अच्छा, पहले एंट्रीज कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए, अच्छा, तो पहले क्या हुआ है, इन्होंने गुड्स भेजा है ऑन 31 मार्च 2020 को। इनका जो बैलेंस शीट है वहां पर ये दिख रहा है इतना इतना वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को एंट्री फिर कब का करना पड़ेगा, हम लोग 31 मार्च 2020 का ही पहले एंट्री करेंगे, 31 मार्च 2020 का, तब ना हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट बनेगा। अब 31 मार्च 2020 को क्या करेंगे, देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर ये लाइन देखोगे तो पता चल जाएगा, अप्रूवल बेसिस का ये 2 ही सेल था। वैसे तो टोटल 1 लाख था, लेकिन जो अप्रूवल होता है उसी को लेकर टेंशन है, वो कंफर्म सेल नहीं है। मतलब 1 लाख में 7,000 के अलावा बाकी सेल जो है वो कंफर्म है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। जैसे ट्रेडिंग में जब एंट्री करते हो तो बाई सेल्स बोल के जो लिखते हो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो कैश सेल है या फिर सिर्फ क्रेडिट है, वो तो मिक्स्ड अप होता है, कैश प्लस क्रेडिट, जिसने जैसा सेल किया है, ठीक है। लेकिन अप्रूवल वाला नहीं दे सकते क्योंकि उसका कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये 7,000 जो है वो इन दोनों को किया गया था। अब इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया 31 मार्च तक, क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर नहीं हुआ। एक ने 30 अप्रैल को बताया, एक ने 10 अप्रैल। तो क्या करना पड़ेगा, इनके स्टॉक को हमें पहले, इनके सेल को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल तो है, ये सेल तो है बट कंफर्म तो नहीं है। तो सेल कैंसिल कर देंगे और इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। तो सेल कैंसिल होने का एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 7,000, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल में 2 पर्सन है तो 2 का नाम भी दे सकते हो, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बीइंग कैंसिलेशन ऑफ सेल, कैंसिलेशन ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। तो सेल हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग बीइंग एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइन विथ कस्टमर, लाइन विथ कस्टमर, ठीक है। तो यहां पर हमें हमेशा कॉस्ट में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 7,000 तो सेल प्राइस था, तो कॉस्ट कितना होगा उसके लिए हमें ये बताया गया है कि जो गुड्स बेचा जाता है वो 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट होता है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो यहां पर हम वर्किंग करके दिखा देते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट भी बोला है तो यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं। तो 25% अबव कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट अगर 100 है, कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा अबव 125%, मतलब 100 प्लस 100 इंटू 25%, यानी कि 125, ठीक है। तो इसका मतलब 125 इज इक्विवेलेंट टू 7,000, ऐसे भी कर सकते हो और मैंने और भी अलग अलग तरीका बताया था, वैसे भी कर सकते हो। या फिर 1 इक्वल टू 7,000 डिवाइडेड बाई 125, हम लोग को कॉस्ट चाहिए, यानी 100 इक्वल टू कितना होगा, तो 7,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। तो देख लेते हैं कितना होता है, 7,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, तो ये हो गया 5,600, ठीक है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 5,600, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाता है। और इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था, ये देखो, ये प्रॉफिट होता है, जितना भी अबव कॉस्ट होता है वो प्रॉफिट होता है। तो 25/100 मतलब हो गया 1/4, तो 1 रुपीज प्रॉफिट तो 4 रुपीज कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट पे बोला था। तो सेल कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अगर 1 रुपीज है, कॉस्ट 4 है, तो सेल 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 1/5 ऑन सेल प्राइस भी करोगे तो तुम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। तब देखो, ये देखो 7,000 पे 1/5 करोगे, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा, 7,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया
1400, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। अब इससे 7000 लेस कर दो तो कॉस्ट मिल जाएगा। हम लोग को कॉस्ट चाहिए 5600, वो मैंने बाद में माइनस 7000 किया तो नेगेटिव दिख रहा है, वैसे ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैसे भी कैलकुलेट करो आ जाएगा आंसर। तो 5600, ठीक है, 5600 पे हम लोगों ने इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, तो हम लोग का एंट्री जो है यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पर कि एक बार हमें एक बैलेंस शीट बना के दिखाना है जो कि 31 मार्च 2020 का है, और उसके बाद अप्रैल का भी एंट्री करने के लिए बोला है। तो पहले बैलेंस शीट बना लेते, उसके बाद अप्रैल का एंट्री करके दिखा देंगे, ठीक है। पहले तो बैलेंस शीट ही बनेगा, तो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये देखो, बैलेंस शीट ऑफ ए, बैलेंस शीट ऑफ ए एज ऑन 31 मार्च 2020। इसको लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्यों लिखा जाता है, मतलब कुछ एक डेटा हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके लिया हुआ है। पूरा बैलेंस शीट हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल डेटा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग पूरा बैलेंस शीट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये कोई कंपनी तो था नहीं, सिर्फ बोला था ए, तो सोल प्रोप्राइटर अगर है तो हम लोग टी शेप में बना सकते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर अगर है तो हम लोग टी शेप में बना सकते हैं। तो ये हो गया लाइबिलिटीज और यहाँ पर हो गया एसेट, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे एसेट में, हम लोगों के पास है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 1 लाख। इसके अंदर इंक्लूडेड है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का सेल 7000, बट वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। देखो 7000 रिकॉर्ड जो हुआ था सेल, वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये मतलब रिकॉर्ड का एंट्री तो हम लोगों ने किया नहीं था, ठीक है। ये तो रिवर्स एंट्री है, सेल्स डेबिट। जब रिकॉर्ड हुआ था तब हुआ ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, वो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा। बाकी यहाँ पर रिवर्स एंट्री दिखा दिया, मतलब 7000 का जो इसमें इंक्लूडेड है वो अगर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो 7000 से सेल हम लोगों का कम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ये माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया अप्रूवल बेसिस सेल कैंसिल, अप्रूवल बेसिस सेल कैंसिल। तो यहां पर हो जाएगा 93,000, ठीक है। इतना सेल हो गया। और इसका हमें और एक इंफॉर्मेशन दिया था यहाँ पर कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये बताया था। क्लोजिंग स्टॉक है इन लोग का पहले से ही, ये देखो 60,000। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जैसे फाइनल अकाउंट्स में लिखते हो ना क्लोजिंग स्टॉक, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा यहाँ पर 60,000। और ऐड कर देंगे ये जो सेल कैंसिल हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक बन गया, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर, या फिर इन्वेंट्रीज भी लिख सकते हो। मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, अब इसको हटा नहीं रहे, क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर। तो 5600, तो 65,600, ठीक है। इसका टोटल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, तो फाइनल टोटल तो ये है नहीं, सिर्फ इस दोनों डेटा का टोटल चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी जरूरत नहीं होता है। 1,58,000, क्योंकि ये टोटल तो नहीं होगा ना, दोनों साइड टोटल मतलब क्या, दोनों साइड लाइबिलिटी और एसेट टैली होना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है ही नहीं। तो ये बन गया हम लोगों का बैलेंस शीट। अब हम लोगों को बोला है कि अप्रैल मंथ का भी एंट्री करो, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट बनने के बाद अगर हम लोग अप्रैल का एंट्री करेंगे तो अप्रैल में 2 ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक हो रहा है 30 अप्रैल और एक 10 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को क्या एंट्री होगा, 30 अप्रैल 2020, इसमें मिस्टर एक्स ने बोला कि मुझे गुड्स चाहिए। तो मिस्टर एक्स को कितना गुड्स सेल किया था हम लोगों ने, 4000। क्या उनका सेल सेल बोल के रिकॉर्ड था, नहीं, उनका सेल कैंसिल होके हमारे क्लोजिंग स्टॉक में था। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक सेल हो रहा है तो हम लोग उसे सेल की तरह फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री यहां पर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, या मिस्टर एक्स भी लिख सकते हो, नाम पता है क्योंकि हमें। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4000 टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स 4000। यहां पर लिख देते बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स को हम लोगों ने सेल कर दिया। अब ये जो 10 अप्रैल वाला, ये मैंने बोला कि हम तुम लोगों से पूछेंगे कि इसका क्या एंट्री होना चाहिए। 10 अप्रैल में वाई ने इंफॉर्मेशन दिया कि उससे वो गुड्स लेना नहीं है। मिस्टर वाई लेना नहीं है, नहीं मतलब उसके पास तो पड़ा हुआ था जो हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, तो उसने बोला कि हम रिटर्न कर देंगे, मतलब लेना नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न का एंट्री होता है, लेकिन क्या रिटर्न का एंट्री करेंगे,
रिटर्न का एंट्री क्या करने का जरूरत होगा? रिटर्न का एंट्री कब करते हैं? अगर सेल का एंट्री है हमारे पास, उसको कैंसिल करने के लिए रिटर्न का एंट्री करते हैं। लेकिन मिस्टर वाई का जो गुड्स था, क्या हम लोगों ने उसे पहले ही कैंसिल कर दिया था? ये देखो, ये 7,000 कैसे आया था? 4,000 प्लस 3,000 का टोटल है ना। तो ये हम लोगों ने पहले कैंसिल कर दिया था, फिर उसको हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया था। ठीक है, ये दो स्टॉक को हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया था। इसके बाद जब सेल हुआ 4,000, तो उसको फिर से सेल दिखा दिया, और 3,000 जो नहीं लिया जाएगा, 3,000 जो नहीं लिया जाएगा उसको हमें कैंसिल करना पड़ता है, रिटर्न दिखाना पड़ता है। लेकिन क्या यहां पर हमें रिटर्न का एंट्री करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो, सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखो एंट्री कि नहीं करना होगा। नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी तो कैंसिल कर चुके हैं। सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, ये भी तो रिटर्न जैसा ही एंट्री होता है, सेल्स रिटर्न। लेकिन ये रिटर्न नहीं है, ये कैंसिल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहा है। तो जो गुड्स एक बार कैंसिल होकर क्लोजिंग स्टॉक में दिख चुका है, उसको फिर से कैसे कैंसिल करें? वो तो डबल कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हमें लिखना चाहिए नो एंट्री। तो हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे इसका। ठीक है, कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी, ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में दिखा चुके हैं ये वाला, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वो खरीदते तो अब जरूर दिखाते। ठीक है, तो ये देखो हो गया। यहाँ पर वो पहले वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नया वाला जो पोर्शन, मतलब इसका 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, जिसमें फर्स्ट वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब ये सेकेंड वाला हम लोग करेंगे। ये फ्रीक्वेंटली अगर हम लोग गुड्स जो है सेल करेंगे तो उसका क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया था, देखो, सेल्स और रिटर्न जर्नल या फिर डे बुक प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें ये 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखो, ये कब होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो देखो, इसको सेकेंड पॉइंट दे देते। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड वाला पॉइंट है when the business sends goods frequently on sale or return basis। तो बहुत बार ये ऐसा होता है कि सेल और रिटर्न बेसिस पे अगर कोई ऑफर करता है, तो फिर वो कैसा ट्रीटमेंट करेगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो एक्चुअल सेल्स ट्रीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि अंडर दिस मेथड, at the time of sending goods on approval or return basis, approval or return basis, seller does not treat it like sale, and no entry of sale is to be passed। मतलब जैसे इसके पहले वाला जो केस था, वहां पर अप्रूवल बेसिस सेल को भी एक्चुअल सेल्स के तरह ट्रीट किया जाता है और क्रेडिट सेल बेसिस पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। बट यहाँ पर जो मेथड है, इस मेथड में हम लोग जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे बेचेंगे, या फिर जो सेलर अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को बेचेगा, वो कभी भी इसको सेल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। अगर सेल की तरह ट्रीट नहीं करेगा तो एंट्री भी नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर क्या करेगा? यहाँ पर लिखते हैं, एंट्री related to sale is passed by the seller only on the approval of the buyer। ठीक है, तो एंट्री कब पास होगा? अगर ये इनको पता है कि हम लोग इतना बार सेल कर रहे हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो इसको अगर हम लोग मतलब फ्यू टाइम्स तो नहीं कर रहे हैं,
हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली कर रहे हैं। तो अगर रेगुलरली कर रहे हैं तो फिर इसमें अगर हम लोग इसको भी एक्चुअल सेल्स ट्रीट कर देंगे, क्यों ये मेथड आया वो भी समझना जरूरी है। अगर हम लोग एक्चुअल सेल ट्रीट कर देंगे तो दोनों मिक्सड अप हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभार होता है, महीने 2 महीने में एक बार, तब हमें याद रहेगा। लेकिन अगर हम लोग रोज रोज ही ऐसा सेल करते हैं कि कैश सेल भी करते, क्रेडिट सेल भी करते, उसके साथ अप्रूवल वाला भी करते हैं, और क्रेडिट सेल के तरह अप्रूवल वाले को भी अगर हम लोग क्रेडिट सेल ट्रीट कर देंगे तो आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाएगा इतने सेल में से कि कौन सा कैसा सेल है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर बोल रहा है कि इसीलिए एंट्री नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर एंट्री नहीं किया जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बोल रहा है देखो एंट्री कब किया जाएगा, अगर अप्रूवल मिल जाएगा तब एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो अप्रूवल बेसिस पे जा रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि अप्रूवल बेसिस पे अगर भेजेंगे तो उसे सेल नहीं दिखाएंगे, सेल का एंट्री तभी करेंगे जब कस्टमर अप्रूवल करेगा। लेकिन फिर भी एक रिकॉर्डिंग तो होना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली अगर हम लोग ऐसा सेल कर रहे हैं तो सिर्फ दिमाग के बेसिस पे कैसे याद रखे कि कितने लोगों को ऐसा सेल किया है। तो हो सकता है गलती हो जाए, ऐसे तो हम लोग नहीं याद रख पाएंगे ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिकॉर्ड तो कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा, एक नॉर्मल रिकॉर्ड। हो सकता है अकाउंटिंग प्रोसेस ना हो, हमें एक नॉर्मल रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, जहां पर हमें ये पता चलेगा कि कौन से डेट में कौन से कस्टमर को कौन सा गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिया था, क्या स्पेसिफाइड टाइम था, क्या उन्होंने लौटाया या कुछ नहीं बोला, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो है रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसके लिए 4 कॉलम का एक हम लोग जो है टेबल रेडी करके उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो थर्ड नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडर दिस मेथड records of goods sent on approval is maintained in a specially ruled sale or return जर्नल और डे बुक, ठीक है। जर्नल मतलब पता है तुम लोग को, जर्नल मतलब जहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। जर्नल का मतलब क्या, जहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, समथिंग डेबिट तो समथिंग क्रेडिट करके, ठीक है। तो जर्नल का मतलब तो रिकॉर्डिंग होता है, लेजर का मतलब पोस्टिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, लेकिन स्पेशली अलग तरीके से, ठीक है, स्पेशल तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे सेल और रिटर्न जर्नल या फिर डे बुक। और ये कैसे देखने में होता है, देखो ये ऐसे होगा, सेल और रिटर्न जर्नल और डे बुक। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 4 कॉलम्स के साथ होगा। तो क्या क्या कॉलम्स होगा, पहला कॉलम्स होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। ये मैंने लिखवाया भी था लास्ट दिन, ठीक है, मतलब डिटेल्स नहीं, जस्ट नाम तो लिखवाया था। मतलब देखो क्या क्या रिकॉर्ड करोगे, बेसिक से सोचो, देखो क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि किनको हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे बेचा, ठीक है, और इस उसमें से किन्होंने रिटर्न कर दिया वो भी तो पता होना चाहिए, गुड्स रिटर्न, तो इसीलिए गुड्स रिटर्न का कॉलम बनाएंगे। और किसने अप्रूवल कर लिया, देखो जिनको भी भेजा है या तो कुछ लोग अप्रूव करेंगे और कुछ लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं बताया, तो जिन्होंने कुछ नहीं बताया और टाइम चला गया उनका भी अप्रूव्ड मानेंगे। जैसे ऑनलाइन में भी कुछ खरीदते हो तो ऐसे ही होता है ना, अगर 15 दिन का रिटर्न पॉलिसी था, नहीं रिटर्न किए, अब बाद में करोगे थोड़ी ना रिटर्न होगा, मतलब वो तो दुकानदार ने सेल मान लिया है, उसी तरह से, ठीक है। और बाकी बैलेंस, ठीक है, बैलेंस दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर 4 कॉलम बन जाएगा। 4 कॉलम जो है वो हमें याद रखने का भी जरूरत नहीं है, समझ के देखो कि 4 कॉलम तो डेफिनेटली बनेगा। किनको हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे बेचा था, उसमें से किन्होंने रिटर्न कर दिया, किन लोगों ने ले लिया, ठीक है। और किन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया उनका अप्रूव्ड हो जाएगा, और जिनका अभी भी बताने का टाइम नहीं आया उनका बैलेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये 4 कॉलम हो जाएगा। अब इस 4 कॉलम में क्या क्या हेडिंग हो जाएंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या, क्योंकि जर्नल जैसे होता है वैसे डेट डेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, डेट रिकॉर्ड करेंगे कि कब दिया। अब यहाँ पर कौन से कस्टमर को दिया उसके लिए एक पर्टिकुलर्स का कॉलम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई फोलियो नंबर है बिल विल का तो वो दे देंगे, ठीक है, और कितने का था वो स्टॉक वो दे देंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे हमारे कॉलम हो जाएंगे इसमें।
ये 4 कॉलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी अगर रिटर्न हो रहा है तो कब हो रहा है, यानी कि डेट, कौन से कस्टमर ने किया यानी कि पर्टिकुलर्स, ठीक है, और कौन से बिल के अगेंस्ट में हुआ यानी कि फोलियो नंबर, और कितने वाला स्टॉक जो है रिटर्न हो गया यानी अमाउंट, ठीक है, यानी अमाउंट। इस तरह से कॉलम बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अप्रूव्ड, अप्रूव्ड जब हुआ तो कौन से डेट पे हुआ, कौन से कस्टमर ने अप्रूव किया, ठीक है। अच्छा, वो बिल नंबर कितना था जो वाला अप्रूव्ड हो गया, और कितने का प्रोडक्ट था या कितने का सामान था, ठीक है, जो भी हो यहाँ पर। अच्छा, और बैलेंस, बैलेंस अगर हम लोग देखेंगे तो बैलेंस के लिए भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, अमाउंट लिख सकते हैं, या फिर एक मिनट हम बैलेंस का देख लेते हैं। बैलेंस में, हाँ, बैलेंस में सिर्फ अमाउंट ही लिखा जाता है, कितने के लिए हमारे पास कोई भी अप्रूवल नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये वाला मेथड जो है, ये वाला मेथड ऐसा है कि जहां पर बिजनेसमैन रेगुलरली जो है अप्रूवल बेसिस पे बेचता है, अगर उसको वो नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करेगा तो दोनों को मिक्सड अप कर लेगा कि कौन सा नॉर्मल क्रेडिट सेल था, कंफर्म क्रेडिट सेल था, और कौन सा अप्रूवल वाला था। तो इसी वजह से यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये लोग किसी तरह का क्या करेंगे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचने से कोई नॉर्मल क्रेडिट सेल वाला एंट्री पास नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। तो फिर क्या करेंगे, कब एंट्री पास करेंगे, एंट्री कभी ना कभी तो पास होगा, अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो एंट्री पास कर देंगे। तब तक कैसे काम चलेगा, तब तक सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे कि किनको अप्रूवल बेसिस पे बेचा और किन्होंने अप्रूव किया, किन्होंने रिटर्न कर दिया। उसके लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर वाला सेल्स और जर्नल या फिर रिटर्न, सेल्स और रिटर्न जर्नल या फिर जिसको डे बुक बोलते हैं, ये फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का बी पॉइंट, या फिर सेकंड, मैंने यहाँ पर सेकंड लिखा है, सेकंड नंबर मेथड, ठीक है। और थर्ड वाला भी बता देंगे क्योंकि दोनों मिक्स्ड अप है, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। ये देखो हम दिखा देते हैं एक बार, ये वाला कर लिया, अब हम लोग ये वाला करेंगे। तो ये पहला वाला था, ये सेकंड वाला था, अब हम थर्ड वाला बताएंगे। न्यूमरसली, जहां पर इस तरह का सेल बहुत बार होता है, न्यूमरसली मतलब ऑलवेज होता है, ठीक है, तब वहां पर क्या क्या बनता है, यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया, अभी डिटेल्स में बता देते हैं, देखो कैसे होगा। तो पॉइंट नंबर 3 दे दो, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, when the business sends goods on sale or return basis numerously, न्यूमरसली यानी कि ऑलवेज ऐसे ही ये ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, इसी तरह से ही ज्यादा सेल करते हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ sending goods on approval or return basis, seller does not record, seller does not record it as ordinary sale, and no entry for sale is passed, ठीक है। तो यहां पर भी ये लोग इसे ऑर्डिनरी सेल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, पहले एकदम पॉइंट 1 की तरह ऑर्डिनरी सेल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, और इस वजह से ये लोग कोई सेल एंट्री पास भी नहीं करने वाले। तो कैसे होगा, तो ये मेथड से कैसे काम होगा, तो देखो इन दिस मेथड, इन दिस मेथड मेमोरेंडम बुक्स बनाया जाएगा, मेमोरेंडम बुक्स। वैसे मेमोरेंडम जो लैंग्वेज है इसका मतलब अकाउंट्स में होता है रफ, ठीक है, रफ वर्क। तो मेमोरेंडम बुक्स मेंटेन करेंगे, मेमोरेंडम बुक्स आर प्रिपेयर्ड, दिस बुक इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो रेगुलर जो बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है वो इसका पार्ट नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बोला अकाउंट्स में इसका मतलब होता है रफ। तो जैसे मेन सोल्यूशन जो होता है वो जो है वही, मतलब सोल्यूशन और रफ वर्क में डिफरेंस क्या होता है? रफ वर्क ऑलवेज एक पार्ट तो होता है, ठीक है, ये पार्ट होता है क्वेश्चन का, लेकिन वो तो सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन का पार्ट हो सकता है लेकिन सोल्यूशन नहीं हुआ, उसके हेल्प से हम लोग काम कर सकते हैं। उसी तरह से मेमोरेंडम बुक्स का भी यहाँ पर एक हेल्प तो रहेगा, लेकिन ये रेगुलर बुक्स में इसका कोई पार्ट डायरेक्टली नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर बुक्स। ये मेमोरेंडम बुक्स है लेकिन ये रेगुलर बुक नहीं है, ये एक रफ बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेमोरेंडम बुक्स में क्या क्या रहता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं, जर्नल, रिटर्न जर्नल या फिर डे बुक प्रिपेयर करके। उसी तरह से मेमोरेंडम डे बुक जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो देखो कैसे होगा। मेमोरेंडम बुक्स, मेमोरेंडम बुक कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रहता है मेमोरेंडम बुक्स में? रहता है, एक होता है सेल और रिटर्न डे बुक, मतलब ये वाला, ये, ठीक है, ये रहेगा। मतलब ये जो मेथड हो रहा है ये सेकेंड वाला मेथड और कुछ एक्सटेंशन, ठीक है, दोनों का मिक्स्ड अप। तो ये वाला तो बनेगा ही बनेगा जो सेकेंड वाले मेथड में बनता है, उसके साथ साथ और क्या बनेगा? सेल और रिटर्न लेजर बनेगा, जो इसके पहले वाले में नहीं बन रहा था। और मेनली दो लेजर बनता है, एक होता है सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनता है कस्टमर अकाउंट। यही हम लोग को क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला जाता है, ये लेजर बनाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेमोरेंडम बुक्स बनेगा सी मेथड में, ठीक है, मेमोरेंडम बुक्स में दो चीज हमें बनाने चाहिए, एक होता है सेल और रिटर्न का टोटल अकाउंट, एक हो जाएगा सेल और रिटर्न बेसिस एक्चुअली वही टोटल अकाउंट, और एक हो जाएगा कस्टमर अकाउंट। और ये कैसे देखने में होगा, तो हम एक छोटा सा लेजर यहाँ पर बना के दिखा देते हैं, ऐसे होगा, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट, और यहां पर हो जाएगा कस्टमर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पुट होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया कस्टमर अकाउंट, ठीक है। अब इसको फिलअप करने के लिए हम यहाँ पर कुछ एंट्री से समझा देते हैं कैसे ये फिलअप होगा। वैसे अगर तुम लोग कोई भी बुक में देखोगे तो लिखा हुआ रहता है टू सन्ड्रीज, बाई सन्ड्रीज, टू सन्ड्रीज। अगर कभी आगे ये टॉपिक किया हुआ है तो नहीं किया हुआ है तो ये जो बोल रहे हैं नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो अभी देखो हम अपने हिसाब से समझा देते हैं कि ये यहाँ पर जो एंट्रीज होता है वो कैसे होता है। तो देखो क्या क्या एंट्रीज हो सकता है। एंट्रीज कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये लेजर ही बनाने के लिए देगा, लेकिन लेजर का पोस्टिंग देखोगे ना तुम लोग, ये देखो लेजर में कैसे पोस्टिंग होगा। यहाँ पर तो बना के भी नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन पीछे देखेंगे ना हम लोगों को मिल जाएगा। ये देखो हम आंसर जो किया हुआ रहता है वो दिखाते हैं, देखो कैसे करके पोस्टिंग कर दिया, टू सन्ड्रीज ऐसे। बट ये हुआ कैसे इसके बारे में डिटेल्स कुछ नहीं बताया हुआ है, लेकिन एक बार बता देते हैं तो तुम लोग को करने में आसानी रहेगा कि किस तरह से ये पोस्ट होता है। तो ये पोस्ट करने के लिए हम लोग पहले कुछ ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम बुक्स में कैसा एंट्रीज होता है, इन द मेमोरेंडम बुक्स, इन द मेमोरेंडम बुक्स, ठीक है। तो पहले हो जाएगा, मान लो ये ट्रांजैक्शन है फॉर गुड्स सेंट, क्योंकि पहला यही होगा, सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। अगर गुड्स को सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल किया गया है तो मेमोरेंडम बुक्स में उसका एंट्री क्या होगा। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे अभी अभी तो आपने बोला कि एंट्री नहीं होता है, रेगुलर बुक्स में एंट्री नहीं होता है, लेकिन मेमोरेंडम अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें ये दो लेजर बनता है। तो मेमोरेंडम मतलब रफली कोई एंट्री है जिसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, मेन बुक्स में नहीं होगा। तो मेमोरेंडम बुक्स में कैसे एंट्री होता है, मेमोरेंडम बुक्स में अगर एंट्री सेल का है तो वो नॉर्मल सेल के तरह ही होगा, मतलब ऐसे, ये देखो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल
और रिटर्न अकाउंट, ठीक है, सेल और रिटर्न अकाउंट ऐसे एंट्री हुआ होगा, लेकिन ये मेन बुक्स में नहीं हो रहा है, ये रफली हो रहा है, ठीक है। कौन से वैल्यू पे होगा, इनवॉइस वैल्यू या फिर सेल्स वैल्यू, जो भी बोलो, ठीक है। सेल कर रहे तो ये एंट्री हो जाएगा। अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा, देखो ये हो गया कस्टमर टू सेल्स और रिटर्न, तो कस्टमर अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स और रिटर्न, कस्टमर में हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स और रिटर्न, ये देखो टू सेल्स और रिटर्न, ठीक है, टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट। यहां पर क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट, ठीक है, गुड्स सेंट हो गया तो यहां पर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। और एक बार पोस्ट होगा यहां पर ये वाली जगह पे। सेल्स और रिटर्न में हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स और रिटर्न में लिखेंगे बाय कस्टमर, तो बाय कस्टमर नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे सन्ड्रीज कस्टमर। सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना, उनका टोटल हम लोग यहाँ पर उठा के लिख रहे हैं, टोटल अकाउंट है, तो टोटल सारे कस्टमर को हम लोग सन्ड्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज यूज किया जाता है यहाँ पर, तो बाय सन्ड्रीज कस्टमर। वैसे बाकी लेजर के हिसाब से सिर्फ कस्टमर होता है, लेकिन सन्ड्रीज कस्टमर, तो यहाँ पर हो गया गुड्स सेंट, ठीक है, गुड्स सेंट, तो ये वाला एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, अगर सेकेंड ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा हो रहा है, सेकेंड ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, क्योंकि अब तो हो सकता है रिटर्न या अप्रूव्ड, तो फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, अगर कस्टमर से गुड्स रिटर्न में आ रहा है तो क्या एंट्री होगा, रिटर्न का एंट्री करेंगे जो नॉर्मली होता है, तो यहां पर हो गया सेल्स और रिटर्न टू कस्टमर। कौन से वैल्यू पे होगा, ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू पे होगा। तो इसका कैसे पोस्टिंग होगा, कस्टमर में लिखेंगे बाय सेल्स और रिटर्न, ठीक है, कस्टमर में लिखेंगे बाय सेल्स और रिटर्न, बाय सेल्स और रिटर्न, ठीक है। और ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखा जाएगा, जैसे ये गुड सेंट वाला था, ये हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। अब यहां पर भी पोस्ट होना चाहिए, ठीक है, सेल और रिटर्न में लिखेंगे टू सन्ड्रीज, ठीक है, टू सन्ड्रीज कस्टमर, टू सन्ड्रीज कस्टमर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे रिटर्न, समझाने के लिए, क्योंकि इधर भी सन्ड्रीज इधर भी सन्ड्रीज, ऑब्वियसली ऑपोजिट है, लेकिन क्या मतलब है, इसका मतलब गुड सेंट, इसका मतलब रिटर्न हो गया। अब मेमोरेंडम बुक्स में क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है, अब हो सकता है कि कस्टमर ने गुड्स के लिए अप्रूवल दे दिया, फॉर गुड्स अप्रूव्ड, अप्रूव बाय कस्टमर। तो ये ध्यान से सुनो, ये क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पर रूल्स क्या था कि कस्टमर अप्रूवल अगर जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई एंट्री नहीं होगा, मतलब इस तरह के सेल का कोई एंट्री नहीं करना है, मेमोरेंडम बुक्स में जो करना है करो। लेकिन अगर कस्टमर अप्रूवल दे देता है, ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर अप्रूवल दे देता है, ये देखो, अंडर दिस मेथड एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस सेलर डज नॉट record it as ordinary sale and no entry for sale is passed, but अगर कस्टमर अप्रूवल दे देगा तो उसका एंट्री हो जाएगा, ठीक है, उसका एंट्री हो जाएगा। वो यहाँ पर नहीं लिखा है, बट यहाँ पर तो लिखा है, क्योंकि ये दोनों तो मिक्सड अप है ना। देखो यहाँ पर ये पॉइंट चाहो तो तुम लोग ऐड कर सकते हो, ये सेकंड वाला पॉइंट, एंट्री जो है वो सेल का हो जाएगा अगर अप्रूवल आता है तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है कि कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, हाँ मुझे प्रोडक्ट लेना है, तो कैसे होगा, क्योंकि देखो हम लोग दो बुक्स मेंटेन कर सकते हैं, एक हमारा, एक तो रेगुलर बुक्स हमारा मेंटेन हो रहा है, ठीक है, बिजनेस का रेगुलर बुक्स हमारा मेंटेन हो रहा है, और एक हम लोग मेमो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं जिसमें ये एंट्री कर रहे हैं, ये तो मेमो बुक्स का ही एंट्री कर रहे हैं इन द मेमोरेंडम बुक्स, तो यहाँ पर अलग से मुझे लिखने का जरूरत नहीं है। तो मेमोरेंडम बुक्स में क्या होगा, अगर कस्टमर अप्रूव कर रहा है तो मेमोरेंडम बुक्स में कोई एंट्री होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री हम लोग कर चुके हैं गुड्स भेजने का, लेकिन इसको रेगुलर बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि गुड्स बिक गया है, क्योंकि हम लोग रेगुलरली तो नहीं कर रहे, वो रफली दिखा रहे हैं, तो मेन सॉल्यूशन में वर्किंग नोट को दिखाना पड़ता है ना, कि नंबर देखे कि वहां से चेक करके देखिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसीलिए रेगुलर बुक्स में हमें इस एंट्री को दिखाना पड़ेगा। तो रेगुलर बुक्स में इस एंट्री को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, कस्टमर सेल दिखा देंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि रफ मेमो बुक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी इस सेल को रिकॉर्ड कर रखा था, जब तक इसको कैंसिल नहीं करेंगे ये रेगुलर बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, ये गलत ट्रीटमेंट होता है। तो कंसेप्ट इतना होता है कि अगर हमें मेमोरेंडम बुक से
कैंसिल नहीं करना है, नहीं करेंगे तब तक हम लोग रेगुलर बुक्स में उसे पुट नहीं कर सकते। तो अगर कस्टमर अप्रूव दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है, तो उसे रेगुलर बुक्स में सेल दिखाएंगे और उसके लिए हम लोग यहां से उसे एलिमिनेट करेंगे। तो सेल और रिटर्न बोल के यहाँ पर दिखा देंगे, सेल और रिटर्न डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, टू कस्टमर बोल के। अब इसका पोस्टिंग करेंगे मेमोरेंडम बुक्स में। तो बाय सेल और रिटर्न कस्टमर में हो जाएगा, ये देखो बाय सेल और रिटर्न। तो बाई तो एक बार इधर भी आया रिटर्न बोल के, और एक बार क्यों आएगा, और एक बार आएगा अगर अप्रूवल हुआ है तो यहां पर लिख देते हैं अप्रूवल, क्योंकि अप्रूवल अगर हुआ है तो यहां से हटा दो और वहां पर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। और यहां पर क्रॉस पोस्टिंग यहां पर हो जाएगा टू सन्ड्रीज कस्टमर, टू सन्ड्रीज कस्टमर, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड अगर हो गया, ठीक है, अप्रूव्ड अगर हो गया तो ये एंट्री हो जाएगा। और जो पेंडिंग अप्रूवल है उसका क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहां पर, फॉर गुड्स पेंडिंग अप्रूवल, ठीक है। तो इसका एंट्री कहां पर होगा, इसका हो जाएगा हम लोग का रेगुलर बुक में, ठीक है। क्या एंट्री होगा रेगुलर बुक में, एंट्री हो जाएगा इन्वेंट्रीज विद कस्टमर, जैसे हम लोग पहले वाले केस में कर रहे थे, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर डेबिट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे टू ट्रेडिंग, ठीक है। ये रेगुलर बुक्स में एंट्री हो जाएगा। तो ये इस तरह से होगा और यहां पर ये हम लोगों का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके क्लोज कर दो, ये ऐसे करके क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा। अब मैंने दो मेथड बता दिया, अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बताया था कि कैसे करके मेथड होता है। क्वेश्चन हम लोग का यहां पर है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे इस मेथड से। तो क्या बोल रहा है देखो, ए फर्म सेंड गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन ए मंथ। तो स्पेसिफाइड टाइम है, गुड्स परचेस करने के बाद 1 मंथ के अंदर बता देना है। ड्यूरिंग मई 2020 द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सेंड। तो देखो डेट दे रखा है 2/8, मतलब सब मई का दे रखा है, ठीक है। अच्छा, कस्टमर का नाम दे रखा है PBQDER, वैल्यूज दे रखे हैं। अब क्या बोल रहा है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम P&Q रिटर्न द गुड्स एंड BDE signified that they have accepted the goods, so in the books of the firm the sales or return account and customer P for sale or return on 15th June 2020। तो मुझे बोलो पहले ये कौन से मेथड का बात हो रहा है, बी या सॉरी 2 या 3, 1 तो है नहीं, 2 मेथड का हो रहा है या 3 मेथड। ये क्वेश्चन जो सॉल्व करने बोला है, ये रीड, ये लाइन देखने से ही तो पता चलेगा क्या प्रिपेयर करने बोला है। तो मुझे बोलो कि ये सेकंड वाले मेथड से होगा कि थर्ड वाले मेथड से होगा। अकाउंट बनाने बोला है, सेल और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर अकाउंट। तो अपने अपने कॉपी में देखो जो लिखवाया मैंने, और वहां से मुझे कंफर्म करके बोलो कि ये मेथड 2 था या मेथड 3 के लिए बोल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कैसे बनेगा, ये वाला पूछ रहा है या फिर ये वाला पूछ रहा है, बोलो। बोलो, देखने से ही तो पता चलेगा। सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट वो कहां पर लिखा हुआ है, कस्टमर अकाउंट कहां पर लिखा हुआ है, सेल और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर अकाउंट क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसी से तो बोल पाओगे कि कौन से प्रोसेस, मतलब थर्ड नंबर या सेकंड नंबर, ये पूछ रहे जस्ट, तब तो तुम लोग कर पाओगे। अगर एग्जाम में या कहीं पर भी हो, एग्जाम का बात नहीं, अगर ये पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेथड करना है तो कैसे समझोगे। तो यहाँ से ये लाइन से तो पता चल जाएगा ना, देखो ये लाइन से तो पता चल जाएगा कौन से मेथड से करना है। तो बोलो कौन से मेथड का बात बोला गया है यहाँ पर, सेकेंड या थर्ड। बोलो, अरे कुछ तो बोलो, सही गलत जो भी समझ में आ रहा है वो तो बोलो। पहला बात है समझ में नहीं आ रहा है क्यों, वही तो मुझे पूछो फिर, क्यों क्या नहीं मैम समझ में आ रहा सेकंड है। वाला।
सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में क्या बनेगा, रिकॉर्ड ऑफ द गुड सेंट ऑन अप्रूवल इज मेंटेन इन ए स्पेशली रूल्ड सेल्स और रिटर्न जर्नल और डे बुक। यहाँ पर क्या हमें बोला है सेल्स और रिटर्न जर्नल या डे बुक बनाओ, क्या बोला है? थर्ड वाले में होगा। थर्ड वाले में होगा ना। देखो ना, अगर तुम लोग नहीं लिख रहे हो तो फंस जाओगे। देखो लिखना जरूरी है, अगर सोचोगे कि नहीं लिखेंगे, अगर नहीं लिख रहे हो तो प्रॉब्लम में पड़ोगे एग्जाम टाइम में, ठीक है। ये देखो लिखना जरूरी है, इसलिए तो हम लिखवाते हैं, नहीं तो हम तो नोट दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है देने से तुम लोग नहीं देखोगे, लेकिन अगर हम लिखवाएंगे तो तुम लोग बैठ के लिखो मेरे साथ, ठीक है, इसलिए तो लिखवा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज तो हम लिखा हुआ चीज ही दे सकते हैं तुम लोगों को। ये इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि देखो लिखने से भी याद नहीं कर, अगर हो रहा है तो फिर सिर्फ देने से कैसे होगा, है ना। ठीक है, पहला बार हो सकता है नहीं हो रहा है, लेकिन देखो ना यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न लेजर। तो यहां पर मैंने पहले भी बताया, देखो ये थर्ड प्रोसेस जो है ये सेकेंड प्रोसेस एंड कुछ एक्सटेंशन पार्ट है। तो थर्ड प्रोसेस करने का मतलब सेकेंड प्रोसेस तो होगा ही, प्लस उसके साथ ये एडिशनल हो रहा है ना, ये तो पीछे भी बनेगा। तो सेल और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर अकाउंट, यहाँ पर टोटल मैंने नाम दिया, यहाँ पर इन्होंने वो टोटल से नहीं बताया है, बात अलग है। लेकिन सेल और रिटर्न अकाउंट यानी लेजर, अकाउंट मतलब ही तो लेजर, और लेजर कहाँ बना, ये वाले मेथड में ना। अकाउंट का मतलब तो लेजर होता है, और कस्टमर पी का अकाउंट बनाना है फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट, अकाउंट मतलब लेजर, तो लेजर बनाएंगे, यानी थर्ड नंबर वाले प्रोसेस से होगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ लेजर बनाने बोला है, और इन्होंने सोल्यूशन भी देखो सिर्फ लेजर का ही करके दिखाया, लेकिन क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे। मतलब हम लोग सेल और रिटर्न डे बुक भी बनाएंगे, सेल और रिटर्न लेजर भी बनाएंगे, जबकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पूछा है। फिर से बताते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के वजह से हम ये वाला पोर्शन भी तुम लोग को करवा देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है और उतना पूछा भी नहीं जाता है, फिर भी एक करेंगे अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 क्या होगा, देखो। तो अगर हम लोग डे बुक बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, सेल्स और रिटर्न डे बुक, ठीक है। इसमें कितने सारे जो है कॉलम होंगे वो भी देखो धीरे धीरे याद हो जाएगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे सोचने का कोशिश करो। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये तो एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किन कितने लोगों को गुड्स भेजा है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे, कितने लोगों को अप्रूवल बेसिस पे बेचा है, ठीक है, कितने ने रिटर्न कर दिया गुड्स रिटर्न, कितने लोगों ने अप्रूव्ड कर दिया, तो गुड्स अप्रूव्ड, और बाकी क्या बैलेंस बचा, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब कॉलम क्या क्या बनेगा, क्या क्या नेसेसरी होता है, ये जर्नल की तरह है ना, डेट नेसेसरी होता है, कस्टमर का नाम डिटेल्स ये नेसेसरी होता है, फोलियो नंबर अगर कोई है तो वो लिख सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में तो कुछ फोलियो नंबर मुझे दिखा नहीं, अमाउंट, ठीक है, ये नेसेसरी होता है। यहाँ पर सेम डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, यहाँ पर भी वही डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। बैलेंस को थोड़ा हटाना पड़ेगा, बैलेंस, बैलेंस में ओनली अमाउंट। देखो अब समझ जाओगे कैसे होगा, एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। डेट, तो यहाँ पर देखो 2 मई को कस्टमर पी ने 15,000 का गुड्स लिया था, तो हम लोग पहले ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2 मई को हम लोगों ने कस्टमर पी को, ठीक है, यहाँ पर मई 2000 कितना था, 2020, डेट है 2 मई, पी को हम लोगों ने 15,000 का गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर
बी को दिया BQDER, ठीक है, BQDER, तो कस्टमर में यहाँ पर बी आ जाएगा, BQDE और R, ठीक है। इतने सारे कस्टमर को हम लोगों ने गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कर रखा है। डेट अलग अलग है, डेट को भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब डेट अलग अलग क्या लिखेंगे, देखो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2, 2, 8, 12, 18, 20, 27, ठीक है। 2 के बाद है 8, 8, 12, 8, 12, 18 था, 8, 12, 18, 20 और 27, ठीक है। डेट ये सब देख के लिखा और तो कुछ नहीं किया। अमाउंट भी देख के लिखेंगे, 15,000, 20, 28, 3, 1, 26, 20, 28, 3, 1, 26, ठीक है। तो टोटल इतने का गुड्स हम लोगों ने इस डेट पे भेजा है, उसका हम लोगों ने एंट्री कर लिया। अब इनका जो स्पेसिफाइड टाइम था वो 1 मंथ था। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, पी और क्यू ने रिटर्न कर दिया। तो पहले पी और क्यू का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो पी ने रिटर्न कर दिया है। कब किया है डेट नहीं पता, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम में कर दिया। तो गुड्स रिटर्न डेट नहीं पता तो कैसे लिखेंगे, पता होता तो जरूर लिख देते, ठीक है। तो पी ने रिटर्न किया, कितने का रिटर्न किया होगा, जितने का लिया है पूरा ही तो रिटर्न कर दिया। बोला तो नहीं कि कुछ रखा कुछ रिटर्न किया, तो फिर पूरा रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का पी का डिटेल्स, एक बार लिख लिया हम लोगों ने जो यहाँ पर पढ़ा। क्यू ने भी रिटर्न कर दिया, तो क्यू का भी लिखेंगे। क्यू ने रिटर्न कर दिया यहाँ पर 28,000 का, ठीक है, 28,000 का रिटर्न कर दिया, लिख दिया हम लोगों ने। इसका भी डेट हमें नहीं पता था। फिर क्या बोल रहा है, बी, टी एंड ई सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। तो बी, डी, ई ने बोला कि हम लोग गुड्स खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो BDE ने गुड्स जो है वो अप्रूव कर दिया। डेट नहीं पता, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पे ही किया होगा, तो P का नहीं होगा। ये देखो ये B के लिए बताया गया है, तो B का यहाँ पर नहीं आएगा रिटर्न में, क्योंकि B ने गुड्स जो है वो ले लिया है। तो यहाँ ऐसे ब्लैंक कर देते, B ने गुड्स ले लिया है, ठीक है। कितने का लिया है, जितने का परचेस किया था 20,000, क्योंकि कुछ ऐसा तो नहीं बोला है कि कम लिया है ज्यादा लिया है, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा। अच्छा, B के बाद और किसका नाम था, B के बाद था यहाँ पर D और E। अच्छा, डी देखो कहां पर है, डी मतलब यहां पर आ गया, ठीक है। तो डी ने एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट मतलब डी का, इसका मतलब रिटर्न का कोई जगह नहीं है। डी ने एक्सेप्ट किया है मतलब ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। कितना, 3,000, ठीक है। डी ने 3,000 का एक्सेप्ट कर लिया। और ई ने भी एक्सेप्ट किया है, तो ई का देखते हैं, ई यहां पर है, ठीक है। ये है हम लोग का, ये ऐसे कर देते हैं, देखो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ई का यहाँ पर रिटर्न में कुछ नहीं आएगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि ई ने अप्रूव कर लिया है। तो ई का अप्रूवल में आ जाएगा कितना, 1,000, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, सो इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बस इतना ही बोला था। अब हम लोग इसको कैसे क्लोज करेंगे, देखो जिन्होंने कुछ नहीं बोला है वो कौन से कस्टमर है, वो है जैसे कि पी ने, देखो किस 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 का इंफॉर्मेशन आ गया है, पी का आ गया है, क्यू का आ गया है, बी का आ गया है, डी का आ गया है और ई का आ गया। आर का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है चेक करो, देखो 1 मंथ करके टाइम दिया गया था, ठीक है। तो ये कब का हम लोग बना रहे, 15 जून का। तो पी का तो वैसे बोल दिया है कि रिटर्न, तो इसको चेक करने का जरूरत नहीं। क्यू ने बोल दिया है रिटर्न, इसको भी चेक मत करो। बी, डी और ई इन्होंने बोल दिया है कि वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आर का अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला है। आर का सेल हुआ है 27 मई को, 1 मंथ बाद उसे कुछ बोलना है, उसके पहले उसे बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम 1 मंथ है। तो 1 मंथ मतलब 27 जून ले लेते हैं, जबकि ये हम लोग 15 जून का बना रहे हैं। तो आर को जबरदस्ती थोड़ी ना पूछ सकते हैं कि बोलो लेना है नहीं लेना है, फिर आर बोलेगा आपने तो बोला था ना 1 मंथ, ठीक है। तो हम लोग उनसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तो आर को अगर कुछ पूछ नहीं सकते हैं तो आर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा वो तो हमें क्लियरली नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते आर रिटर्न कर देगा, ये भी नहीं बोल सकते आर खरीद लेगा। तो उसका क्या करेंगे, बैलेंस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आर वाला हमें बैलेंस में दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस में हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ये देखो यहाँ पर 26,000। तो बैलेंस में कौन सा आ जाएगा, जिसका कोई भी डिटेल्स हमें नहीं मिल रहा है। अब हम लोग ये कॉलम का डिटेल्स यहाँ पर दिखा देंगे। ये 26,000, इसका टोटल देखो 20,000 और ये
24,000, ठीक है, ये 24,000 हो गया। यहाँ पर टोटल करो 15 और यहाँ पर हो गया 28, कितना होता है 43,000, ठीक है, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा नहीं तो दिख नहीं रहा है मुझे, 43,000, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर हो गया हम लोगों का 15,000, 20,000, 28,000, 20, 20, 40, 50, 50 और यहाँ पर हो गया 63, 63, 63 और 4 मतलब 67, 67 और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 67, ये टोटल करना पड़ेगा, देख लेते कितना होगा, 3 और 1 4, 4 ये 26,000 और मतलब 30,000, 30 और ये 20, 50, 50, 60, 70, 80, 80 और 80 और 13 मतलब 93, हाँ 93 हो रहा है, ठीक है, 93,000 हो रहा है। तो ये अगर रीड करना चाहोगे तो कैसे रीड करोगे, टोटल 93,000 का गुड्स अप्रूवल बेसिस पे गया था, जिसमें से रिटर्न हो गया है 43,000, ठीक है, अप्रूव्ड हो गया है 24,000, ठीक है, और बाकी 26,000 का अभी तक हमें कुछ नहीं पता। अब हम लोग बनाएंगे इसका अकाउंट, ठीक है, जो मेन सोल्यूशन का पार्ट है, अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला था। तो अकाउंट क्या बनता है, एक बनेगा सेल और रिटर्न अकाउंट, यहां पर लिखते हैं सेल्स और रिटर्न अकाउंट। अब ये पूरा लेजर फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है, वहां पर तो मैंने छोटा छोटा ऐसे ही दिखा दिया था, ये पूरा लेजर फॉर्मेट में बनेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और एक ही कस्टमर का हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला है, देखो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में देखो एक ही कस्टमर का पी का हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो पीज अकाउंट। हम लेजर का फॉर्मेट नहीं कर रहे, तुम लोग कर लो, ठीक है, पीज अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बाकी कस्टमर का भी अकाउंट दिखा देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो देख लो कैसे ट्रीटमेंट होगा। बाई चांस अगर पी के जगह कहीं दूसरा कुछ अकाउंट बनाने बोल दिया तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सारा अकाउंट जो है बना के दिखा देते हैं। एक हो गया पीज अकाउंट, बी कस्टमर था और था क्यू, तो क्यूज अकाउंट, डीज अकाउंट और ई, डी और ई, टी और ई, समझाने के लिए कर दे रहे, ठीक है, ताकि तुम लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी कस्टमर का अकाउंट बनाने बोले प्रॉब्लम ना। 1 2 3 4 5 6 1 सॉरी 1 2 3 4 5, अच्छा कोई और बच गया है, क्यू शायद, क्यू शायद बच गया है, ठीक है, यहाँ पर मैम आर बच गया। आर बच गया, अच्छा आर, ठीक है, तो आर्स अकाउंट। अच्छा, अब देखो कैसे पोस्ट होगा। अब यहाँ पर पहले एक बार देख लो कैसे पोस्ट हुआ था। अब ये सब जर्नल तो करना नहीं है, इसीलिए मैंने पहले जर्नल करके तुम लोग को समझा दिया कि ऐसे कैसे, तुम लोग को सिर्फ 22 एंट्रीज 2 एंट्रीज इस तरह से ही पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फाइनली आंसर में। तो हम लोग कैसे पोस्ट करेंगे, तो देखो जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, देखो कैसे पोस्ट हुआ था, जो गुड सेंट हो जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और वैसे भी तुम लोग थोड़ा सा इस तरह से भी याद रख सकते हो कि गुड्स अगर सेंड करते हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल्स होता है ना, तो उसी तरह से सोच के तुम लोग यहाँ पर डेटर टू सेल में बाई डेटर, तो ये सेल्स के तरह ही अकाउंट हो गया, तो इस तरह से एक बार सोच सकते हो। बाकी मैंने कंसेप्ट तो तुम लोग को क्लियर करवा दिया कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेट कौन सा देंगे, कब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर देखो 15th ऑफ जून का, ठीक है, 15th ऑफ जून का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा ये लेकिन 31st ऑफ मई का करेंगे, ठीक है, मई ड्यूरिंग द मई 2020 में ये हुआ, सो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न ऑफ द कस्टमर, और 15 जून को क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट सेल कब का हुआ था, लास्ट सेल हुआ था 27 को, तो मई के एंड में बैलेंस किया होगा हम लोगों ने, अगर मंथली बैलेंस करते हैं तो मई के एंड में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं जिनको गुड्स भेजा था, तो बाय सन्ड्रीज कस्टमर, ठीक है,
तो गुड्स भेजने से नॉर्मल एंट्री सोचो ना, डेटर टू सेल, तो बाय डेटर उसके जगह ऐसे सोचो कि मुझे लिखना है बाय सन्ड्रीज कस्टमर, ठीक है। बाकी कंसेप्ट बता दिया था, कितना 93,000, तो 93,000 ऐसे करके आया, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि मैम अगर हम लोग एग्जाम में ऐसा आएगा तो ये वाला तो हमें बोला नहीं था, तो फिर भी क्या हमें करना है 93,000 फाइंड आउट करने के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है, तुम लोग ऐड करोगे तो मिल जाएगा ना टोटल 93,000, फिर यहाँ से रीड कर लो कि किन्होंने रिटर्न किया, किन्होंने एक्सेप्ट किया, तो तुम लोग टोटल ऐसे ही वर्किंग में रफली निकाल सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर करके निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 93,000। अच्छा, और कितना जो है रिटर्न हो गया और कितना अप्रूव्ड हो गया? तो मई 31 को जो रिटर्न हो गया वो भी इधर आएगा। सोचो ना, रिटर्न का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? रिटर्न का नॉर्मल एंट्री होता है सेल्स रिटर्न डेबिट क्या हो जाता है, रिटर्न डेबिट टू क्या हो जाता है, डेटर। तो ये देखो रिटर्न, ये रिटर्न अकाउंट भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू डेटर, डेटर के जगह लिखोगे टू सन्ड्रीज कस्टमर, ठीक है। बाकी कंसेप्चुअली भी तुम लोग लिख सकते हो। रिटर्न कितना हुआ? 43,000, ठीक है, 43,000। अच्छा, और अप्रूव्ड जो हो गया वो सेल हो गया, वो इधर लिखा जाएगा, ठीक है, टू सन्ड्रीज। देखो ये कंसेप्ट से ही समझ में आएगा, ये उस तरह से एंट्री से नहीं समझ में आएगा। ये देखो जब हम लोग लिख रहे थे अप्रूव्ड होता है तो इधर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सन्ड्रीज अप्रूव्ड, ये इधर इसीलिए आता है, ये अप्रूव नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए सन्ड्रीज कस्टमर यहाँ पर इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि मेमोरेंडम बुक से वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इस तरह से होता है। अप्रूव्ड हुआ, लेकिन देखो सेल्स डेबिट टू सन्ड्रीज इस तरह से आ रहा है ना, क्योंकि वहां पर दो बुक का मैटर हो जाता है। तो जो अप्रूव्ड हो गया उसका वैल्यू था 24,000, ठीक है, 24,000। अब ये, और यहाँ पर कुछ पोस्ट नहीं होगा, मैंने यहाँ पर भी तो वही दिखाया था, कुछ पोस्ट नहीं होगा, ये हम लोग बंद कर देंगे बुक्स को, लेकिन यहाँ पर हमारा एक बैलेंस आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो गुड्स हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे बेचा था उसका तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो सेल हो गया हो कस्टमर को, या तो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया हो। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी एक चीज हुआ है, स्पेसिफाइड टाइम नहीं आया तो कस्टमर के पास रह गया था 15 जून को। जब हम लोग इसे क्लोज करेंगे तब हम लोग यहाँ पर जून लिख देते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो ये जून 15 लिख देते हैं। जून 15 को यहाँ पर बैलेंस दिख जाएगा। कितना बैलेंस दिखेगा चेक करके देखो, यही वाला दिखना चाहिए 26,000, ठीक है। तो यहाँ पर 26,000 ही दिखना चाहिए, टू बैलेंस सीडी करके 26,000 दिखेगा। टोटल कर लो 20 और 20, 20 20 40 40, और यहाँ पर ये दोनों मिला के 10, 40 और 10 50, और ये हो गया हाँ 93,000। तो ये मेन सोल्यूशन जो पूछा था वो हम लोगों ने कर लिया। अब पी कस्टमर का अकाउंट कैसे बनाएंगे? पी कस्टमर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये देखो पी कस्टमर का क्या क्या लिखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना गुड्स लिया। तो मई 31 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जितना गुड्स लिया बाई सेल्स और रिटर्न, ठीक है। तो पर्टिकुलरली पी का देखो, पी का कितना है 15,000, ठीक है, तो पी का लिख देंगे 15,000। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिटर्न कर दिया है, ठीक है, तो रिटर्न कर दिया है स्पेसिफाइड टाइम में, पता नहीं हम मंथ एंड में रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, तो रिटर्न करेगा तो रिवर्स, ठीक है, टू सेल्स और रिटर्न, टू सेल्स और रिटर्न, ये हो गया 15,000, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। क्लोज कर दो। अच्छा, बी का क्या हुआ था? बी ने भी लिया होगा, तो बी का भी सेम तरीके से हम लोग करेंगे। बी का क्या लिखेंगे इस तरह से, ये देखो बाई डेट देना पड़ेगा, मई 31 बाई सेल्स और रिटर्न। तो बी का सेल्स और रिटर्न कितना था 20,000, और बी ने किया है अप्रूव्ड 20,000, तो यहां पर लिख देंगे ये देखो 20,000 ये सेंड किया था। अब अप्रूव्ड होने पे क्या होता है देखो, ये सेंड किया था यहाँ पर, और ओ अच्छा एक सेकेंड, मैंने लिखा तो ठीक है, एक्चुअली वो सन्ड्रीज सन्ड्रीज लिखते हैं तो ठीक हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है? ये जो टू सेल्स और रिटर्न है और ये बाई सेल्स और रिटर्न है, इसमें से कौन सा अप्रूव्ड वाला है और कौन सा रिटर्न वाला है? ये देखो यहाँ पर जब हम लोग लिख रहे हैं तो गुड सेंट, और यहाँ पर जब लिख रहे हैं तो रिटर्न या अप्रूव, ठीक है, तो इधर वाला सेंट हो रहा है, तो पहले ये लिखना चाहिए, ये हो रहा है गुड्स सेंट के लिए एंट्री है ना, क्रॉस पोस्टिंग, और ये हो रहा है रिटर्न, ठीक है, ये रिटर्न के लिए हो गया। सिमिलरली अगर तुम लोग बी के लिए देखोगे तो बी का क्या हो जाएगा, बी का यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखना चाहिए मई 31, ठीक है, टू सेल्स और रिटर्न, ठीक है,
क्योंकि कस्टमर के बुक्स में एंट्री होना है तो डेटर टू सेल्स होता है, तो 20,000 का हम लोगों ने इनको सेल कर दिया। और अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो भी इधर ही आएगा, है ना, अप्रूव्ड होने पे, ये देखो अप्रूव्ड होने पे इधर आएगा बाय सेल और रिटर्न बोल के, लेकिन वो अप्रूव्ड होगा तो ब्रैकेट में हम लोग अप्रूव्ड लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये तो सेंट था, ये हो गया अप्रूव्ड। ठीक है, क्यू का भी पहले सेंट का एंट्री हो जाएगा 31 मई टू सेल और रिटर्न 20,000, ये सेंड किया गया। और क्यू ने क्या किया है, क्यू ने रिटर्न कर दिया, तो बाय सेल और रिटर्न इधर 31 मई बाय सेल और रिटर्न, ये रिटर्न हो गया। ठीक है, क्यू ने कर दिया था रिटर्न, इसका वैल्यू भी क्या 20,000 ही था, ये 28 था। ठीक है, इसको 28 कर लो, 28 28। ठीक है, अच्छा डी को भी सेंड किया गया है 31 मई को टू सेल्स और रिटर्न गुड सेंट। ठीक है, तो डी को कितना सेंड किया है हम लोगों ने 3,000, तो डी को हम लोगों ने सेंड किया है 3,000। ठीक है, और डी का क्या कंडीशन हुआ था, डी का देखते हैं, 3,000 का अप्रूव है, तो बाय सेल और रिटर्न, बाय सेल्स और रिटर्न 3,000, ये अप्रूव्ड के लिए। ठीक है, फिर ई को भी सेल किया है टू सेल्स और रिटर्न, तो ई का देखो, ई का है 1,000 और ई ने कर दिया है अप्रूव्ड 1,000, तो ये 1,000 और यहां पर अप्रूव्ड बाय सेल्स और रिटर्न अप्रूव्ड। अच्छा, यहां बचा आर टू सेल्स और रिटर्न। ठीक है, आर का वैल्यू था 26,000, इसका ना तो रिटर्न हुआ है ना तो अप्रूवल का टाइम आया है, बैलेंस है 26,000, तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, इसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि बाय सेल्स और रिटर्न तभी लिख सकते हैं या तो अप्रूवल हो गया है, ठीक है, या तो अप्रूवल हो गया है या तो रिटर्न हुआ है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, इसीलिए यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग के तरह, है ना। तो ये हो गया बाय बैलेंस सीडी 26,000 ऐसे दिखेगा, इसीलिए मैंने एक बार बता दिया, सारे कस्टमर का अकाउंट बना के दिखा दिया कि किस तरह से होगा, वैसे पूछा नहीं था इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो देखो सारा कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिया है, आज और कुछ नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये ट्रू फॉल्स देखेंगे। वैसे तुम लोग का अकाउंट्स में एमसीक्यू तो आता नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट रखता है तो हम पढ़ाएंगे क्योंकि कंसेप्ट क्लियर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बचा हुआ है वो करने के बाद नया कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।